So today we are going to start our topic of nervous coordination. हमने डिस्कस करना है नर्वस कोऑर्डिनेशन. अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर बेसिकली ये चैप्टर जो पीएमडीसी के अंदर आपको मिलेगा, पीएमडीसी के अंदर ये चैप्टर आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से, क्योंकि पुरानी जो किताब थी उसके अंदर ये चैप्टर लिखा हुआ था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से. बट अब नई किताबों के अंदर इस चैप्टर को दो हिस्सों में तोड़ा गया है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. पीएमडीसी ने जिक्र दोनों का किया है लेकिन लिखे एक के टॉपिक्स है, तो हमने एक के ही टॉपिक्स पढ़ने हैं. दूसरे चैप्टर को आपने रीड करना है, बस केमिकल कोऑर्डिनेशन को एक दफा रीड कर लेना एंड यू आर गुड टू गो. उसके अलावा आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं हो. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है. अब सवाल ये होता है कि सर कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं और जो हमने करने हैं. देखो, अगर मैं टॉपिक्स की बात करता हूं तो टॉपिक्स हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर रिसेप्टर का टॉपिक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स का टॉपिक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन का टॉपिक है. ये तीन मेजर टॉपिक्स है जिसके अंदर हम न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स पढ़ेंगे. रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे. फिर हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की, स्ट्रक्चर के न्यूरॉन की, नर्व इम्पल्स की, ठीक है, रिफ्लेक्सेस की और कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस की, ब्रेन पढ़ेंगे और फंक्शन ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे. तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा. इस चैप्टर को हमें लंबा खींचने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, क्लियर है भाई? मुझे बता दो, मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है ना वो क्लियर कर दी है. अब सवाल ये होता है कि सर क्या हम पूरा चैप्टर पढ़े या हम सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े. अभी हम सिलेक्टेड टॉपिक्स जो पीएमडीसी ने मेंशन किए हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. बट आपने इस चैप्टर को पूरा रीड करना है किताब से, जस्ट रीड करना है. मैं रीड करने का क्यों कहता हूं, मैं बार बार बच्चों को ये बताता हूं कि अगर आपके जहन में कोई डाउट है कि सर आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज आ सकती है, तो आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई आई भी ना तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, बुक की लाइन होगी, तो वो आपको याद आ जाएगी. इसलिए मैं कहता हूं पूरा चैप्टर पढ़ो, पढ़ो पूरा चैप्टर, रीड पूरा चैप्टर करो. पढ़ने से मुराद रीड करना है, रीड पूरा चैप्टर करो. बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपना जो ध्यान है वो रखो. सही है, अपना ध्यान आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रखो. तो ये मेजर चीजें जो मैंने आपको बताई है, सही है. एंड ये अपने जहन में आपने क्लियर रखना है. ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई. ओके, ठीक है. टुडे वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन. एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर सबसे पहले हमने डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ने. सर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन से मुराद क्या है. देखो मेरी बात गौर से सुनना. समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि लेट सपोज मान के चलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन को, पहले पहले तो नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिफाइन कर दो. हाउ कैन यू डिफाइन द नर्वस कोऑर्डिनेशन. पहले तो कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करो फिर नर्वस को डिफाइन करो, तो इनको मिला के नर्वस कोऑर्डिनेशन बन जाएगा. जल्दी से बताओ. हाउ कैन यू डिफाइन नर्वस कोऑर्डिनेशन, कैसे डिफाइन करोगे. हाउ कैन यू डिफाइन नर्वस कोऑर्डिनेशन. पहले तो कोऑर्डिनेशन बताओ, कोऑर्डिनेशन क्या होती है. कोऑर्डिनेशन इज समथिंग जहां पे आप डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करवाते हो, यूनाइट करवाते हो. दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन. अब अगर वो कोऑर्डिनेशन किसके जरिए हो रही है, अब अगर वो कोऑर्डिनेशन हो रही है न्यूरॉन्स के जरिए या नर्वस सिस्टम के जरिए, देन इट विल बी नोन एज द नर्वस कोऑर्डिनेशन. क्या कहोगे आप इसे, नर्वस कोऑर्डिनेशन कहोगे. बट अगर ये कोऑर्डिनेशन हो रही है किसके जरिए, अगर ये कोऑर्डिनेशन डिफरेंट केमिकल्स के जरिए हो रही है, देन इट विल बी नोन एज द केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान जो फर्क है ना बेसिक सा, वो आपको क्लियर होना चाहिए. अगर वो क्लियर है तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी. अब सवाल ये होता है कि सर नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, यानी कि किस तरीके से नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही होती है. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, चेंज आना जरूरी है. क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी है. अब आपको प्यास लगी है तो प्यास लगना क्या है, एक चेंज है. अब प्यास लगी है तो आपकी बॉडी चाहेगी कि आप ग्लास उठा के और अपने मुंह के पास लेकर आओ और पी लो. तो इस पूरी एक्टिविटी के दौरान आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड दिस कोऑर्डिनेशन इज बाय द नर्वस सिस्टम. सो दिस इज द
क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब लेट सपोज यहां देखो, सामने पानी की बोतल पड़ी थी। अब सामने पानी का ग्लास पड़ा था या बोतल पड़ी थी, ये क्या है? स्टिमुलस है। स्टिमुलस किसे कहते हैं? एनी चेंज, किसी भी चेंज को आप क्या कह रहे हैं? स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म पतीली को हाथ लगाया। अब आपने जब किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाया तो आपके रिसेप्टर्स ने क्या डिटेक्ट किया? चेंज डिटेक्ट किया। किसके अंदर? टेम्परेचर के अंदर। तो ये जो आपके पास स्टिमुलस है, ये क्या है? स्टिमुलस इज बेसिकली चेंज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे या इंटरनल। इस चेंज को, फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया। अब आप जैसे ही किसी गर्म चीज को हाथ लगाओगे, इस गर्म चीज को हाथ लगाने का के लिए जो इस गर्म चीज को जो हाथ लगाया उसका स्टिमुलस कौन डिटेक्ट करेगा? ये स्किन पे मौजूद ये रिसेप्टर्स करेंगे। ये क्या है? रिसेप्टर्स, जो इस मैसेज को डिटेक्ट करेंगे और बॉडी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बॉडी तक भेजेंगे। तो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम किसका है? रिसेप्टर का। रिसेप्टर का। रिसेप्टर क्या करेगा? रिसेप्टर दो काम करेगा। रिसेप्टर दो काम करेगा। पहला काम रिसेप्टर ये करेगा कि इस चेंज को डिटेक्ट करेगा, चेंज को डिटेक्ट करेगा। दूसरा काम ये करेगा कि इस चेंज को बॉडी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर न्यूरॉन्स के जरिए भेज देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कौन से न्यूरॉन के जरिए? सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस पे कोई एक्शन लेगा और वो इस एक्शन लेने के फैसले को भेज देगा उस ऑर्गन के पास जो ऑर्गन काम करके दिखाएगा, दैट इज द इफेक्टर। इफेक्टर या तो मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। तो ये नर्व सेंसरी न्यूरॉन हो गया जो मैसेज लेकर जाएगा। ये रिले न्यूरॉन हो गया या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। एंड दिस इज द मोटर न्यूरॉन जो मैसेज लेकर आएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही है। अब आ जाओ नर्वस टिश्यू के ऊपर, सही है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? क्लियर है इतना? बोलो, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू वो टिश्यू है जो बेसिकली नर्वस सिस्टम बना रहा होगा। अब नर्वस टिश्यू के अंदर नर्वस टिश्यू का काम क्या है? पहले तो मुझे बताओ, व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू? व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू? हाँ भाई, क्या क्या फंक्शन है? नर्वस टिश्यू का फंक्शन ये है कि बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। अब नर्वस टिश्यू के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। कितनी तरह के सेल्स होते हैं? दो तरह के। एक सेल वो है जो नर्वस टिश्यू के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने की सलाहियत रखता है, उसे कहते हो आप एक्साइटेबल सेल, एंड दैट इज द न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का यही तो काम है। दूसरे सेल वो हैं जो नॉन एक्साइटेबल है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट नहीं कर सकते। इनका काम इन एक्साइटेबल सेल की मदद करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इन्हें आप कह रहे हो न्यूरोग्लियल सेल, सही है। अब आ जाओ सर, नर्वस टिश्यू के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो न्यूरॉन है। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है। न्यूरोग्लिया जो है इनकी सपोर्ट में। याद रखना, न्यूरॉन एक दफा बन गया, मेच्योर हो गया, तो फिर दोबारा न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता। जबकि न्यूरोग्लिया क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं। और अगर न्यूरोग्लिया रैपिडली डिवाइड करेंगे तो एक तरह का ब्रेन ट्यूमर अराइज हो जाता है। अब नॉर्मली अगर एक डिवीजन हो रही है तो ब्रेन ट्यूमर अराइज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्लायोमास, ठीक है। 12, मूविंग फॉरवर्ड। अब आ जाओ नर्वस टिश्यू क्या, नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम के अंदर हमने एक बात तो देख ली कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेजर सेल है वो है न्यूरॉन। बट नर्वस सिस्टम, हमने पढ़ा ना बॉडी में तीन तरह की आपके पास लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। नर्वस सिस्टम कौन सी लेयर से अराइज हुआ हुआ होता है? तो आप कहोगे सर नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, सिवाय एक सेल के
जिस एक सेल का नाम है माइक्रोग्लायल सेल, ये मीजोडर्म से आता है, ये एक्टोडर्म से नहीं आता, ये याद रखना। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूरॉन पढ़ेंगे। सही है, इतना क्लियर? जस्ट डू लेट मी नो, इज इट क्लियर? हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं तो गौर से सुनना। अब अगर मैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना है। सही है, चलो अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन? अब अगर मैं न्यूरॉन को देखता हूं तो दिस इज द क्लासिकल पिक्चर ऑफ द न्यूरॉन। मैं इस सबको रिमूव करता हूं यहां से। एंड सी दिस, ये आपको नजर आ रहा है एक न्यूरॉन। अब अगर आप इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये आपको नजर आ रही है सेल बॉडी। दिस इज द सेल बॉडी, ये जिसे आप सोमा भी कहते हो। इसके इस तरफ ये, और इसके इस तरफ आपको ब्रांचिंग नजर आ रही है। सेल से निकलती हुई कुछ प्रोसेस नजर आ रहे हैं, प्रोसेस कहते हैं सेल की एक्सटेंशन को। सेल से निकलती हुई कुछ एक्सटेंशन नजर आ रही है। इन एक्सटेंशंस को आप क्या कहते हो? इन एक्सटेंशंस को आप कहते हो सेल न्यूराइड्स का। ठीक है, सेल प्रोसेस कह लो या न्यूराइड्स कह लो, बात देखिए। सेकंड, अब इनमें से एक न्यूराइड ऐसा होगा जो सिग्नल को रिसीव करेगा पीछे से। तो रिसीव करने वाले को क्या कहते हैं? जो मैसेज लेकर आए, ये जो किसी भी चीज को लेकर आए, उसे क्या कहते हैं? एफेरेंट कहते हैं। तो ये आपके पास कौन से प्रोसेस हो गए? एफेरेंट हो गए, एफेरेंट प्रोसेस हो गए। अब ये सिग्नल को लेकर आएंगे, सिग्नल सेल बॉडी के पास जाएगा, और पूरे के पूरे सेल प्रोसेस से गुजरने के बाद, सेल बॉडी से गुजरने के बाद, तमाम का तमाम जो सिग्नल है वो यहां पे जमा हो जाएगा इस वाले रीजन के ऊपर। इसे कहते हैं एक्सॉन हिलॉक्स। फिर ये आपको एक सेल प्रोसेस नजर आ रहा है जो सिग्नल को आगे की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये कौन सा फाइबर होगा? ये होगा इफेरेंट फाइबर। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सॉन। तो ये आपके पास हो गया एक्सॉन। ये जो एफेरेंट फाइबर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट का लफ्ज है ना, ये डेंड्रॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है ट्री लाइक। 12। अब अगर आप नोट करो तो हमने पढ़ा सेल बॉडी क्या है, हमने पढ़ा कि एक्सॉन हेलॉक्स क्या है, एक्सॉन क्या है, इफरेंट फाइबर क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी। अब अगर आप देखोगे तो इस सेल बॉडी के अंदर आपको ना इस तरीके से दानेदार अपेयरेंस मिलती है। क्या मिलती है? दानेदार अपेयरेंस मिलती है। और ये दानेदार अपेयरेंस क्यों है? क्योंकि यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर मैं यहां लिखूं, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। सर ये नीजल्स ग्रेन्यूल्स क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाए तो बन जाता है नीजल्स ग्रेन्यूल। या आप इसे आसान जबान के अंदर कह सकते हो, इट इज मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ठीक है। अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप मैं अगर मैं बात करूं साइटोप्लाज्म की, तो मैंने बता दिया। अब सवाल ये होता है कि सर ये जो एक्सॉन हिलॉक्स वाला ये वाला पार्ट है, ये भी तो सेल बॉडी के अंदर आता है, ये भी तो सेल बॉडी के अंदर आता है, बट आपने इसे एक्सॉन हिलॉक्स क्यों लिखा?
एक्सॉन हिलॉक्स वो पार्ट है जहां पे नीजल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अब सर ये नीजल्स ग्रेन्यूल्स का क्या काम है? भाई ये मॉडिफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो सोचो इनका काम क्या होगा? प्रोटीन बनाना। कौन सा प्रोटीन बनाना? न्यूरॉन्स बनाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो बनाना काम है इनका। Simple। फिर आ जाओ डेंड्राइट्स के ऊपर। दीज आर द डेंड्राइट्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं जो पीछे से सिग्नल को रिसीव करेंगे। जो पीछे से सिग्नल को रिसीव करेंगे, हो सकता है ये पिछले न्यूरॉन के साथ क्या बनाए, इस तरीके से कनेक्शन बनाए। ये पिछले न्यूरॉन का एक्सॉन था, ये इसके साथ कनेक्शन बनाए, तो इस कनेक्शन को आप क्या कहोगे? एक्सो डेंड्रिटिक कनेक्शन कहोगे। एक्सोडेंड्रिटिक का मतलब है पिछले का एक्सॉन और आगे वाले का डेंड्राइट, तो डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेगा, सही है, और आगे भेजेगा। फिर आता है एक्सॉन। अगर आप एक्सॉन को देखो तो एक्सॉन की एक बड़ी खासियत है। एक्सॉन की खासियत यह है कि एक्सॉन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है किसी को? व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग जो एक्सॉन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज? एक्सॉन जो है वो सिग्नल को आगे लेके जाएगा। दूसरी बात, एक्सॉन का साइज ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर, फिर सुनना, कुछ न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर इस तरीके से लिपिड की कवरिंग होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द माइलिन शीथ। सर ये माइलिन शीथ कैसे बनती है अभी बताऊंगा, रुक जाओ। एक्सॉन का वो हिस्सा जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उसे आप कहते हो नोड ऑफ रैनवीर। रणवीर नहीं है, तुम चाहो तो रणवीर भी याद कर सकते हो, बट नोड ऑफ रैन। अब अगर आप नोट करो तो कुछ किताबें ये कहती हैं कि हमारे पास कुछ किताबें ये कहती हैं कि हमारे पास जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है ना, इसको आप अलग से एक्सोलीमा भी कह सकते हो। ठीक है, बस डिफरेंट डिफरेंट नाम है, एक्सोलीमा भी कह सकते हो। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, सही है। तो माइलिन शीथ के बारे में बात कर ली, नोड ऑफ रैनवीर के बारे में बात कर ली। अब ये एक्सॉन नीचे आता है और इस तरीके से डायलेटेड, इस तरीके से ना, मतलब इस तरीके से आपको ये समझो कि एंड के ऊपर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है जो एंड से मोटे मोटे होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहते हो? दे आर कॉल्ड द साइनेप्टिक नॉब्स, और इनके अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, सही है। बस ये हो गया साइनेप्टिक नॉब, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने सारा स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे आपको बता दिया, ये सारा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया और आपके साथ साथ चीजों को करवा दिया। इतना क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? अब आ जाओ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। अच्छा, इसमें से आपने क्या याद करना है? इसमें से आपने दो चीजें याद करनी है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि गैंग्लिया क्या होता है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए नर्व क्या होती है, और ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होता है। बस इतना याद करना। याद रखना कि जब भी बहुत सारी, गौर से सुनना, जब भी बहुत सारी सेल बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जमा होंगी, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जब सेल बॉडीज जमा होती हैं तो तब दे फॉर्म द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई या ग्रे मैटर में भी क्या होता है? सेल बॉडीज होती है। सो व्हाट इज ग्रे मैटर? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इनफैक्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी। अब अगर मैं बात कर रहा हूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर सेल बॉडीज जमा हो रही है, दैट इज कॉल्ड द गैंग्लिया। बार बार लफ्ज सुनते, गैंग्लिया, पता ही कुछ नहीं होता। इसी तरीके से अगर सेल प्रोसेस, क्या बोला? सेल प्रोसेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे जमा हो जाएंगे तो इट विल फॉर्म द ट्रैक्ट। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट पैराफ्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर बहुत सारे सेल प्रोसेस जमा होंगे तो इट फॉर्म्स द नर्व। बल्कि व्हाइट मैटर भी जो है ना, वो बहुत सारे सेल प्रोसेस से मिलकर बनता है। क्यों? क्योंकि ये व्हाइट नजर आता है, व्हाइट मैटर व्हाइट नजर आता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, इनके ऊपर माइलिन शीट होती है, और ये क्योंकि एक लिपिड नेचर की है तो इस वजह से ये आपको व्हाइटिश नजर आता है, सही है। चलो, अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बेस, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के ऊपर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर देयर? ठीक है, न्यूरॉन की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूरॉन को आप डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हो। न्यूरॉन को आप डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हो।
ऑन द बेसिस ऑफ न्यूराइट, न्यूराइट कितने, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। हम तीनों पढ़ेंगे। सही, हम तीनों पढ़ेंगे क्योंकि न्यूरॉन का टॉपिक है, तो हमने तीनों पढ़ा। सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूराइट्स। न्यूराइट्स क्या होते हैं? सेल प्रोसेस। अब अगर आप नोट करो तो यहां पे आपको सिर्फ एक सेल प्रोसेस नजर आ रहा है जो आगे की तरफ सिग्नल को लेके जाएगा। दिस इज द यूनिपोलर न्यूरॉन। इसे आप क्या कहते हो? यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हो। यूनि का मतलब है एक, पोलर एक पोल है, यानी कि एक सिंपल पोल से मैसेज आगे जा रहा है। क्या ये न्यूरॉन मैसेज रिसीव करेगा? इसके पास ये सलाहियत नहीं है कि ये मैसेज रिसीव कर सके, क्योंकि इसके पास डेंड्राइट नहीं है। तो ये आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको एम्ब्रियो के अंदर मिलते हैं। तो एम्ब्रियो के अंदर मोस्टली आपको यूनिपोलर न्यूरॉन मिलते हैं, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखो, ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से दो सेल प्रोसेस निकल रहे हैं, एक ऊपर जाने वाला है, एक नीचे जाने वाला। इसीलिए इसे आप कहते हो बाइपोलर न्यूरॉन। ये आपको मिलता है रेटिना के अंदर, आई में। इसी तरीके से अगर आप देखो, ये एक सेल प्रोसेस है, ये एक सेल बॉडी है, इससे एक सेल प्रोसेस निकल रहा है, बट ये एक सेल प्रोसेस फिर फर्दर दो में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये है तो यूनिपोलर, लेकिन ये ट्रू यूनिपोलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आगे फर्दर दो पोल्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसे आप कहते हो सूडो यूनिपोलर। ये आपको डॉर्सल गैंग्लिया में मिलता है, अभी हम पढ़ेंगे उसको। फिर आता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर क्या होता है? जिसमें बहुत सारे न्यूराइट्स हुए, देखो कितने सारे न्यूराइट्स हैं। और ये, तो ये आपको मिलता है सेरेब्रम के अंदर। क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो। चलो आगे बढ़ते। ये तो बहुत ही आसान है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सही है। अब अगर एक न्यूरॉन मैसेज लेकर जाएगा, कहां से? रिसेप्टर से सीएनएस के पास। अगर एक न्यूरॉन मैसेज लेकर जाए रिसेप्टर से सीएनएस के पास, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे एफेरेंट न्यूरॉन, क्योंकि वो मैसेज लेकर जा रहा है, या सेंसरी न्यूरॉन। तो ये हो गया आपका सेंसरी न्यूरॉन, जो रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाएगा और आगे सीएनएस तक लेकर जाएगा। नॉर्मली ये सेंट्रल, ये जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है, ये कनेक्शन बनाता है किसके साथ? एक और न्यूरॉन के साथ, जिसे कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन इस सिग्नल को रिसीव करता है और ये फैसला करता है कि आगे क्या करना है। तो ये फैसला इंटर न्यूरॉन करता है, और नॉर्मली इंटर न्यूरॉन आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलता है। देन इंटर न्यूरॉन से मैसेज आगे जाता है, कहां पे? आगे जाता है इफेक्टर के पास, किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू, या जिसे आप इफेरेंट न्यूरॉन कहो। ये आप बचपन से पढ़ते आए हो, तो मेरे नहीं ख्याल है कि इसके अंदर आपको कुछ बताने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है? बोलो। चलो, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि सेंसरी न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन को लंबा होना चाहिए या डेंड्राइट को लंबा होना चाहिए? सवाल है, बेसिक्स। भाई डेंड्राइट तो मैसेज रिसीव करेगा ना। ये देखो, एक्सॉन लंबा है, तो एक्सॉन बहुत बड़ा होता है। एक्सॉन बहुत बड़ा होता है। ये कौन सी तरह का न्यूरॉन है? यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर, कौन सा न्यूरॉन है? पहचानो। दिस इज सूडो यूनिपोलर। दिस इज सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब आते हैं हम किस पे? अब आते हैं हम इंटर न्यूरॉन पे। इंटर न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन है? इंटर न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन है? बायपोलर? नहीं, बायपोलर तो नहीं है। मल्टीपोलर है। शाबाश, मल्टीपोलर है। अभी हमने पढ़ा मल्टीपोलर। दिस इज मल्टीपोलर। सही है। इसी तरीके से अगर आप नोट करो, तो अगर मैं आपसे मोटर न्यूरॉन के बारे में पूछूं, तो मोटर न्यूरॉन भी कैसा है? यहां पे आपको मोटर न्यूरॉन कैसा नजर आ रहा है? अगेन मल्टी, अगेन मल्टीपोलर। चलो, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट का मतलब ये है कि अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है, तो ऐसे न्यूरॉन को आप कहते हो माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर माइलिन शीट नहीं है, तो ऐसे न्यूरॉन को आप कहते हो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। सही है।
अब अगर आप नोट करो तो हमने पढ़ा था कि कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो न्यूरोग्लिया। क्या कहते हो? न्यूरोग्लिया कहते हो। ये न्यूरोग्लिया सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को। ना सिर्फ ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को, बल्कि ये माइलिन शीट भी बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक तरह का न्यूरोग्लियल सेल होता है जिसे कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगो कहते हैं फ्यू को, डेंड्रोडेंड्राइट्स एंड साइट सेल। तो अगर आप नोट करो ये एक सेल है, इससे कम डेंड्राइट्स निकलते हैं, और ये डेंड्राइट्स बिल्कुल जैसे आप रैपिंग नहीं करते, ये समझो एक्सॉन है, इसके ऊपर आप रैपिंग कर रहे हो किसकी? इस सेल प्रोसेस की, जिसकी वजह से होता क्या है कि ऐसा लगता है कि आपको लिपिड की कवरिंग बन गई है। बेसिकली ये जो जो भी न्यूरोग्लिया होगा जो आपका माइलिन शीट बना रहा होगा, इसकी मेम्ब्रेन में ना अच्छे खासे अमाउंट के अंदर आपको लिपिड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि माइलिन शीट इज लाइक लिपिड इन नेचर। ठीक है। अब मैंने मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट मिलेगा, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीट बनाता है ना, दैट इज द शॉन सेल। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, सही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सवाल ये होगा कि सर माइलिनेशन का फायदा क्या है और माइलिनेशन ना होने का नुकसान क्या है? देखो, माइलिनेशन का फायदा यह है कि हमारे पास माइलिनेशन के जरिए ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से आ जाएगा, जंपिंग मैनर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक नोड ऑफ रैनवीर टू दूसरा नोड ऑफ रैनवीर फिर तीसरा नोड ऑफ रैनवीर जाएगा। तो इससे क्या होगा? नर्व इंपल्स की स्पीड बढ़ जाएगी। इस तरह की कंडक्शन को, इस तरह के करंट को फ्लो करने को कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, और नॉर्मली इसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है। इसी तरीके से यहां पे आपको नजर आ रहा है एक्सॉन, और ये एक्सॉन, इसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं है, और क्योंकि इसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं है तो यहाँ पे जो आपका नर्व इम्पल्स है इसको पूरा अलोंग द लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा। इसकी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, और नॉर्मली ये 1 to 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा होता है। सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, न्यूरोग्लिया के अंदर सुन लो, न्यूरोग्लिया के अंदर क्या है? न्यूरोग्लिया वो सेल्स हैं जो नॉन एक्साइटेबल है, सपोर्टिंग सेल्स है, हमने पढ़ चुके हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा हम शॉन सेल पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, कुछ न्यूरोग्लियल सेल आपको मिलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, कुछ मिलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो वो न्यूरोग्लियल सेल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मिलते हैं, उनमें से सबसे पहला आता है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल की खासियत ये है कि ये बनाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट बनाता है। यहाँ पे आता है एस्ट्रोसाइट, ये बनाता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या कहते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे माइक्रोग्लायल सेल होते हैं, ये मैक्रोफेजेस होते हैं किसके अंदर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब आ जाओ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे सैटेलाइट सेल है, इसका फंक्शन नहीं याद करना। शॉन सेल हम पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब आ जाओ रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है, चीजें आपके लिए बहुत आसान है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मेरी बात गौर से सुनना, सॉल्टेटरी कंडक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे हम, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सुनो, फॉर एग्जाम्पल, मेरा हाथ है, मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया। जैसे ही मैं किसी गर्म चीज को हाथ लगाता हूं, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हटता है। क्या ये रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में? सवाल है। क्या ये रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है? आप कहोगे नहीं। हाथ पीछे ही हटता है, हमेशा हाथ पीछे ही हटता है। इसका मतलब है बॉडी ने इस रिस्पॉन्स को सेट किया हुआ है कि हमेशा हाथ पीछे हटेगा, आगे नहीं जाए। ठीक है। तो पहला, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, अचानक, सडन, इनवॉलेंट्री, ऑटोमेटिक, प्री प्रोग्राम। चार लफ्ज बोले। सडन, अचानक से, ऑटोमेटिक, खुद आने वाला, प्री प्रोग्राम, बॉडी को पता है क्या करना है, और चौथा लफ्ज क्या बोला मैंने? इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है। इस रिस्पॉन्स को आप क्या कहते हो? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हो। आपने किसी गर्म पतीली को हाथ लगाया, हाथ फौरन पीछे हटा। अब नॉर्मली इस रिफ्लेक्स एक्शन को, मेजर रिफ्लेक्स एक्शन की अगर मैं बात करूं,
तो उनको कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो बेसिकली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कि ब्रेन के थ्रू भी कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें जरूरत है, सही है। अब सुनना गौर से, मान के चलो ये मेरी बॉडी की पीछे की साइड है, ठीक है, दिस इज द डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का आगे वाला हिस्सा। अब अगर आप नोट करते हो तो आपको नजर आता है इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक एच शेप एरिया है जो बेसिकली ग्रेइश कलर का है, तो इसे क्या कहोगे, ग्रे मैटर कहोगे। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर अंदर है और बाहर व्हाइटिश मैटर मौजूद है जिसे कहते हैं व्हाइट मैटर। तो ये क्या है, व्हाइट मैटर, सही है। अब मेरी बात गौर से सुनना, यहाँ पे सुनने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हमारे पास, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए, सुनना। मान के चलो मेरी बॉडी से कोई भी सिग्नल है, वो सिग्नल आता है, रुको मैं इसको यहां से ड्रॉ करता हूं पहले तो। सुनना आवाज, अब होता क्या है मेरी बॉडी में जो भी रिसेप्टर सिग्नल को डिटेक्ट करता है और उसको स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर जाना है, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन का सिग्नल है ना, ये आता है आपके पास पीछे की साइड से, और ये पीछे की साइड से स्पाइनल नर्व के थ्रू ये आ जाता है इस स्ट्रक्चर में जिसे आप कहते हो डोर्सल रूट। दिस इज द डोर्सल रूट। ये क्या है, डोर्सल रूट। इस डोर्सल रूट के आगे यहां पे ना ये सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है। इस सेंसरी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होती है ना, वो यहां प्रेजेंट होती है इस डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर। डीआरजी के अंदर, डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर क्या मौजूद है, आपके सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी मौजूद है। और फिर ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर डोर्सल रूट गैंग्लिया से एंटर कर जाता है आपके पास कहां, आपके पास कहां एंटर कर जाता है, आपके पास एंटर कर जाता है बेसिकली डोर्सल साइड से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ग्रे मैटर के अंदर। अब ये सिग्नल कहां से आया, ये सिग्नल आया आपकी बॉडी से। कोई भी चेंज है, कोई भी ऐसी चीज है जो सिग्नल लेकर आती है। अब होगा क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड अपना कोई रिस्पॉन्स इसको शो करना है, तो होगा ये कि अब वेंट्रल रूट से यानी कि आगे की साइड से एक न्यूरॉन अराइज होगा जिसे, जो बेसिकली इस वेंट्रल रूट से गुजरता 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 स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और फिर सिग्नल इफेक्टर को देगा। तो अगर आप नोट करो तो इस वेंट्रल रूट में किसी भी किस्म का वेंट्रल रूट गैंग्लिया मौजूद नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सही है। अब सवाल ये होता है कि सर हमें कैसे याद रहेगा कि साइड से कौन सी साइड से सेंसरी मैसेज आ रहा है और कौन सी साइड से मोटर मैसेज जा रहा है। तो याद रखना डीपीएस। डीपीएस क्या होता है, ये मैंने ट्रिक बनाई थी, डॉर्सल पोस्टीरियर सेंसरी, डॉर्सल पोस्टीरियर सेंसरी। याद रखना डॉर्सल साइड से सेंसरी मैसेज आएगा और वेंट्रल साइड से आपका मोटर मैसेज आएगा, सही है। चलो अब सुनना होगा उसे। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। अब रिफ्लेक्स एक्शन आता कैसे, सुनना। होता क्या है, सबसे पहले आपने किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो जैसे ही आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो, इस हाथ लगाने के इस हाथ लगाने की वजह से आपकी बॉडी सिग्नल को डिटेक्ट करती है। कौन डिटेक्ट करता है, बॉडी का कौन सी चीज डिटेक्ट करती है, आप कहोगे सर रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। और रिसेप्टर पे इस मैसेज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, बॉडी की लैंग्वेज में। तो सबसे पहली चीज जो बहुत जरूरी है इस पूरे रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, दैट इज द रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर मैसेज भेजेगा किसके पास, अब ये रिसेप्टर मैसेज भेजेगा आपके पास सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हो सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक कनेक्शन बनाए किसके साथ,
इंटर न्यूरॉन के साथ, और हो सकता है ना बने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने की। हो सकता है ये इंटर न्यूरॉन के साथ सिग्नल ये कनेक्शन बनाए, और हो सकता है ना बनाए। तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर इंटर न्यूरॉन माइट बी प्रेजेंट और नॉट, लेकिन अब जो मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए आगे जाता है और इफेक्टर तक चला जाता है। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये जो पूरा रास्ता ले रहा है ना रिफ्लेक्स एक्शन, इसे आप कहते हो रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज द, ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। बहरहाल सुनो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म पतीली को हाथ लगाया। जैसे ही आपने किसी गर्म पतीली को हाथ लगाया, आपकी स्किन पे मौजूद रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया और इसको बॉडी की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अब ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए गया 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 स्पाइनल नर्व्स के जरिए डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर अपने सेल बॉडी के पास पहुंचा, और वहां से डॉर्सल रूट के अंदर एंटर कर गया। अब अगर आप नोट करो तो ये डॉर्सल रूट है, ये डॉर्सल रूट के अंदर एंटर किया। यहां पे इसने कनेक्शन बनाया एक न्यूरॉन के साथ, जिसे आप कह रहे हो इंटर न्यूरॉन। इस इंटर न्यूरॉन के जरिए इसने कनेक्शन बनाया। एक कनेक्शन यहां बन गया, किसके दरमियान, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान। अब इंटर न्यूरॉन ने फैसला लिया कि तुमने हाथ पीछे हटाना। तो होगा ये कि इंटर न्यूरॉन ये अपना फैसला सुनाएगा किसको, मोटर न्यूरॉन को। तो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान भी क्या बना, एक कनेक्शन बना। कनेक्शन को कहते हैं साइनैप्स। और फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज वेंट्रल रूट से कहां चला गया, मसल्स के पास चला गया, और मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, हाथ पीछे हट गया। अब अगर आप नोट करो तो यहाँ पे कितने साइनैप्स बन रहे, एक से ज्यादा बन। ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जिसके अंदर एक से ज्यादा साइनैप्स बनते हैं उसे कहते हैं पॉलीसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं, बोलो भाई। इट इज नोन एज द पॉलीसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स। अगर एक बनेगा देन, बोलो, आई वॉन्ट योर आंसर्स। अगर एक अगर एक साइनैप्स बनेगा तो उसे आप क्या कहोगे, मोनोसाइनैप्टिक। शाबाश। अब पॉलीसाइन, अब क्लासिफिकेशन ऑफ साइनैप्स जो है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये पीएमडीसी ने इस साल एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया, और ये कोई भी नहीं पढ़ा था। आई गारंटी यू पीपल के कोई नहीं पढ़ा था, और ये एग्जाम में आएगा। अब सुनना, लेकिन मैं जितना पढ़ा उतना पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, सही। अगर तो मैं क्लासिफिकेशन करूं रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन की क्लासिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्स एक्शन को साइनैप्स की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूं कि एक साइनैप्स बन रहे, दो बन रहे, चार बन रहे, कितने बन रहे। अगर एक साइनैप्स बनता है तो उसे कहते हैं मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स, और अगर एक से ज्यादा बनते हैं तो पॉलीसाइनैप्टिक। मोनोसाइनैप्टिक की एग्जांपल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, आप कभी हैमर मारो, नी पे हैमर मारो, मतलब हथौड़ी नहीं मार देना, वो एक हैमर आती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरह की हैमर आती है। जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज द क्लासिकल थिंग जिसे आप रिफ्लेक्स हैमर कहते हो। नॉर्मली आप नी के टेंडन पे मारते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, नी जो है वो आगे की तरफ जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड द नी जर्क रिफ्लेक्स। तो नी जर्क रिफ्लेक्स इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और ये खुद क्या है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। इसी तरीके से हमारे पास आता है एक पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जो विड्रॉल रिफ्लेक्स है। अभी हमने पढ़ा, गर्म चीज को हाथ लगाया, हाथ पीछे की तरफ हटा। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कि ये रिफ्लेक्स एक्शन बाय बर्थ प्रेजेंट था, ये बाद में आया है। अगर ये बाय बर्थ प्रेजेंट था तो इसे कहते हैं इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन। इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन, कोई एग्जांपल दे सकते हो इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन की, एनी एग्जांपल। हाँ, आप देखोगे कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होने के बाद जाहिर सी बात है उसको मदर फीड करवाई जाती है। तो जब भी वो निपल उसके लिप्स के कांटेक्ट में आता है, वो सक करना शुरू करता है। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल। एक्वाइड के अंदर क्या आ जाता है, एक्वाइड के अंदर बहुत सारे और रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। तो एक्वाइड का मतलब है जो आफ्टर बर्थ डेवलप होगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो सोमैटिक होते हैं, कुछ होते हैं जो विजुअल होते हैं। बस नाम इंपॉर्टेंट है। सोमैटिक का मतलब ये है कि वो आपके कंट्रोल में, कंट्रोल से मुराद ये कि स्केलेटल मसल उसको जो है वो बेसिकली करवा रहा है। इसकी एग्जांपल में वही नीजर वगैरह आ जाएगा। विजरल वो है जो आपके इनवॉलेंट्री मसल्स करवा रहे हैं बेसिकली, सही है। ओके, फिर आता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ जा रहा है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, स्पाइनल रिफ्लेक्स। अगर ये
मेड्यूला में जा रहा है तो मेड्यूलरी या बल्बर रिफ्लेक्स, अगर ये मिड ब्रेन में जा रहा है तो मिड ब्रेन रिफ्लेक्स, अगर ये सेरेब्रम में जा रहा है तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स, अगर ये सेरिबेलम में जा रहा है तो सेरिबेलर रिफ्लेक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बेसिस पे आपका रिफ्लेक्स एक्शन की क्लासिफिकेशन, बट अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है वो आपका नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, इस ग्राफ को वैसे चलो पढ़ लेते हैं। सोमैटिक ऑटोनोमिक की हमने बात कर ली। फिजियोलॉजिकल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक होता है प्रोटेक्टिव या फ्लेक्सर रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है एंटी ग्रेविटी या एक्सटेंसर। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जहां पे फ्लेक्सर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि दूसरे जो एक्सटेंसर है ना उसमें एक्सटेंसर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये चार्ट एक दफा पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, कोई मसला है इसमें? तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ नर्वस नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, और नर्व इम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो अगर आपको नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन आती है ना तो आप चीजों को आराम से कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हाउ कैन यू डिफाइन नर्व इम्पल्स? सबसे पहले नर्व इम्पल्स को कैसे डिफाइन करोगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नर्व इम्पल्स क्या है। जैसे ही कोई चेंज आया, उस चेंज को डिटेक्ट किया किसने? इस चेंज को डिटेक्ट किया रिसेप्टर ने, और इस रिसेप्टर ने इस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद भेजा सीएनएस पे, सीएनएस ने रिस्पॉन्ड किया और वो भेज दिया इफेक्टर के पास। तो ये जो पूरा आपका जो जा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज द नर्वस नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो हाउ कैन यू प्रिसाइजली डिफाइन द नर्व इम्पल्स? कैसे प्रिसाइजली डिफाइन करोगे? अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो नर्व इम्पल्स इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर कुछ चेंज आता है, एंड दिस इज बेसिकली द नर्व इम्पल्स। आसान जबान के अंदर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो मैसेज लेकर जाए, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो मैसेज लेके जा रहा है और मैसेज लेकर आ रहा है, दैट इज बेसिकली द नर्व इम्पल्स। ठीक है, कितना क्लियर है बोलो? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट कैसे होता है। उसको समझने से पहले आपको एक टर्म आनी चाहिए, दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? आसान जबान के अंदर, अगर मैं एक नर्व, एक न्यूरोलीमा लूं, नर्व न्यूरॉन की मेम्ब्रेन लूं, और ये न्यूरॉन इस वक्त रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर हो, कोई भी ये सिग्नल आगे नहीं भेज रहा, एक इलेक्ट्रोड लगाऊं सेल के बाहर, एक इलेक्ट्रोड लगाऊं सेल के अंदर, इस तरीके से, तो होगा क्या कि मुझे वोल्ट मीटर के ऊपर एक एक रीडिंग नजर आएगी। वो रीडिंग क्यों नजर आ रही है? वोल्ट मीटर आपको रीडिंग क्यों बता रहा है? क्योंकि बाहर और अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर बाहर और अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, जिसकी वजह से आपका जो वोल्ट मीटर है वो आपको रीडिंग दिखा रहा है, और ये रीडिंग दिखा रहा है जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है। तो क्योंकि जो न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है उसके बावजूद ये रीडिंग दिखा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो पोटेंशियल या वो वोल्टेज जो एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग मौजूद होगा, दैट इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब सर ये क्यों होता है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट उससे पहले ये समझो, ये न्यूरोलिम, अगर मैं देखूंगा तो बाहर मुझे ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आएगी और अंदर मुझे नेगेटिविटी नजर आएगी। दिस इज द पॉजिटिविटी एंड दिस इज द नेगेटिविटी जो मुझे नजर आएगी। इसीलिए वोल्ट मीटर जो मुझे रीडिंग देगा ना, वो देगा अप्रोक्सीमेटली -70 मिली वोल्ट। -70 टू -90 हो सकता है, बट -70 आप याद करो, आपकी किताब वही कहती है, सही है। अब अगर आप देखो तो बाहर पॉजिटिविटी मौजूद है, अंदर नेगेटिविटी मौजूद है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पोल्स बन गए, एक तरफ पॉजिटिव पोल बन गया है और एक तरफ नेगेटिव पोल बन गया है? क्या मैं ये कह सकता हूं? बोलो। बिल्कुल कह सकता हूं। अच्छा, बिल्कुल कह सकता हूं। बिल्कुल कह सकता हूं। तो अब क्योंकि मेम्ब्रेन में पोल बन गए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पे पोलराइज्ड होती है।
रेस्टिंग स्टेज पे क्या होती है, मेम्ब्रेन पोलराइज होती है। अब सवाल ये होता है कि सर ये -70 और -90 की जो वैल्यू है ये नेगेटिव क्यों है? ये नेगेटिव इसलिए, इट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इनर साइड। मैं अंदर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अंदर जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, मतलब अगर वैसे तो आप वोल्ट मीटर पे देखोगे तो आपको नजर आएगी 70 मिली वोल्ट की वैल्यू, लेकिन वो जो 70 बता रहा है ना वो बाहर के लिहाज से बता रहा है। और मैं जो आपको -70 बता रहा हूँ ये अंदर के लिहाज से बता रहा हूँ, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रेस्टिंग कंडीशन की बात हो गई। अब आते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जो -70 मिली वोल्ट का एक पोटेंशियल मौजूद है ना, ये कैसे मौजूद है? रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर ये पोटेंशियल कैसे मौजूद है? सबसे पहली चीज, मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है कि मुझे एक बात बताओ, आपने एक जगह कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लीकी चैनल्स का। लीकी चैनल्स क्या होते हैं? चलो पहले तो मुझे बताओ, हाउ कैन यू डिफाइन द लीकी चैनल्स, कैसे डिफाइन करोगे? लीकी चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जो नॉर्मली हर वक्त खुले होते हैं, हर वक्त खुले होते हैं, उनको किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है, हर वक्त खुले होते हैं। अब मेरा एक सवाल है, सवाल यह है कि न्यूरॉन के ऊपर, एक जनरल पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं, न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन में जो लीकी चैनल्स है वो किसके ज्यादा है, सोडियम के या पोटासियम के? सवाल है। आप कहोगे सर पोटासियम के लीकी चैनल्स मेम्ब्रेन में ज्यादा है, पोटासियम के लीकी चैनल मेम्ब्रेन में ज्यादा है और सोडियम के कम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेम्ब्रेन थोड़ा सा फेवरेटिज्म दिखाती है टुवर्ड्स द पोटासियम आइन? बिल्कुल कह सकता हूं, मेम्ब्रेन फेवरेटिज्म दिखाती है टुवर्ड्स द पोटासियम आइन, और सोडियम आइन की लीकी चैनल्स की तादाद कम है। अब होता क्या है, अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा गौर से सुनना है। याद रखना, सेल के अंदर पोटासियम 30 गुना ज्यादा होता है बाहर के मुकाबले। क्या बोला? मैं बहुत आहिस्ता से बोल रहा हूं। पोटासियम सेल के अंदर 30 गुना ज्यादा होता है बाहर के मुकाबले में, और सोडियम 10 गुना ज्यादा बाहर होता है अंदर के मुकाबले में। अब दो डॉट्स मैंने आपको दिए, दो डॉट्स। पहला डॉट मैंने आपको यह बताया कि पोटासियम लीकी चैनल ज्यादा है, दूसरा डॉट मैंने आपको बताया कि पोटासियम कहां ज्यादा है और सोडियम कहां ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल यह है कि ज्यादा ट्रांसपोर्ट किसकी होगी, पोटासियम की या सोडियम की? आप कहोगे सर पोटासियम की। और पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगी? भाई लीकी चैनल पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। आप कहोगे सर हायर कंसंट्रेशन पोटेशियम की बाहर है, अंदर है, तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब अब फिर तीसरा डॉट है, मैंने दो डॉट्स आपसे कनेक्ट करवाया, तीसरा डॉट, सोडियम अंदर आ रहा होगा लीकी चैनल्स की वजह से, और पोटेशियम बाहर जा रहा है। लेकिन क्या चीज ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव आइन अंदर ज्यादा आ रहा है या पॉजिटिव आइन बाहर ज्यादा जा रहा है? आप कहोगे सर पोटासियम लीकी चैनल ज्यादा है, तो पोटासियम आइन बाहर ज्यादा जा रहा है। और क्योंकि पोटासियम आइन बाहर ज्यादा जा रहा है, तो बाहर पॉजिटिव आइन ज्यादा होने लगेंगे और अंदर नेगेटिविटी होने लगेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इससे अच्छा आई कैन गारंटी यू पीपल कि कोई भी आपको कोई ट्यूशन वाली बाजी या इस किस्म का कोई भी बाजा वाजा आपको नहीं पढ़ा सकता। आई कैन गारंटी यू पीपल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखती है वो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। एटीपीएस क्या होता है? एटीपीएस इज बेसिकली वो पंप जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहां पे लिखा हुआ है सोडियम
पोटासियम एटीपीएस। तो पहली बात ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पे मेम्ब्रेन में एक पंप मौजूद होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पंप, ये पूरी जिंदगी तुम पढ़ोगे, सोडियम पोटासियम पंप। ये जो सोडियम पोटासियम पंप है ना, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने वाला पंप है, और ये सोडियम और पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब याद करो, अभी मैंने आपको एक डॉट बताया था, दूसरा डॉट याद करो, दूसरा डॉट मैंने आपको क्या बताया था कि पोटेशियम कहां ज्यादा है और सोडियम कहां ज्यादा है। अब उस डॉट को यहां भी अप्लाई करो। मैंने आपको बताया था पोटेशियम 30 गुना ज्यादा अंदर है बाहर के मुकाबले में, और बाहर सोडियम 10 गुना ज्यादा मौजूद है अंदर के मुकाबले। अब ये जो एटीपीएस है ना, ये क्या करेगा, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन चीजें लेकर जाएगा। पोटेशियम कहां ज्यादा है, अंदर के बाहर, अंदर। पोटेशियम कहां ज्यादा है, अंदर। सोडियम कहां ज्यादा है, बाहर। तो ये क्या करेगा, 3 सोडियम को अंदर से पकड़ेगा और अपने इस पंप के साथ जोड़ लेगा। इसी तरीके से बाहर से ये 2 पोटेशियम को अपने साथ जोड़ेगा, और क्या करेगा, ये बिल्कुल ये काम करेगा कि सोडियम को बाहर फेंकेगा, पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। तो दोनों की अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सही है। अब अगर आप नोट करो तो 3 पॉजिटिव आइन बाहर गए और 2 पॉजिटिव आइन अंदर आए। तो क्या अंदर एक पॉजिटिव आइन की कमी हुई है, बोलो। अंदर एक पॉजिटिव आइन की कमी हुई है, बिल्कुल हुई है। अब करते 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 अंदर पॉजिटिव आइन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट हो जाएगा एज कंपेयर टू बाहर के। क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये सब लिखा हुआ है, सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली पॉइंट सुनना। बेटा मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा होती है लो टू हाई। लो टू हाई का मतलब क्या है, पोटेशियम कहां ज्यादा था, पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा था, बट कम कहां था, बाहर कम था। तो ये कम से ज्यादा लेकर आएगा ना, 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहा है। सोडियम कहां ज्यादा था, बाहर ज्यादा था, ठीक है। और सोडियम बाहर ज्यादा था, अंदर कम था। तो ये 3 सोडियम को निकाल के बाहर फेंकेगा। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा। लीकी चैनल का ताल्लुक पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। बार आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस के ऊपर। होता क्या है कि नॉर्मली सेल के अंदर नेगेटिव आइन की तादाद ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव के। जैसे अमाइनो एसिड, प्रोटीन, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सेल के अंदर ज्यादा होते हैं, बाहर कम होते हैं। तो क्योंकि ये सेल के अंदर ज्यादा है, तो अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है बाहर के मुकाबले में। तो इसकी वजह से अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल रखती है। क्लियर, बोलो, आगे बढ़े, बोलो। सर 3 सोडियम क्यों, 2 पोटेशियम क्यों, क्योंकि उसके पास सीटी इतनी बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि आसान जबान के अंदर मैं अगर आपसे बोलूं कि नर्व इंपल्स जनरेट हो रहा है, तो वो कैसे होता है, सुनना। हुआ क्या कि नॉर्मली मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर थी, नॉर्मली मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर थी। अब क्योंकि नॉर्मली मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर थी, तो -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल अंदर मौजूद था। मेरे अल्फाज पे गौर रखना है। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे से आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आने की वजह से, गौर से सुनना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आने की वजह से इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। नाम क्या है, वोल्टेज गेटेड, यानी कि वोल्टेज के जरिए खुलेंगे। अब जैसे ही आगे से नर्व इंपल्स आया, तो नर्व इंपल्स के आने की वजह से ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हैं ये खुले, और सोडियम बाहर से अंदर आने लगा। सोचो, पोटेंशियल अंदर कितना था, -70।
जैसे ही नर्व इंपल्स आया, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुले, और इन वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल के खुलने की वजह से अंदर पॉजिटिव आयन आने लगा। जब अंदर पॉजिटिव आयन आने लगेगा ज्यादा तादाद के अंदर, तो क्या होगा? होगा ये कि जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 था, अब ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 से पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही होगी ना, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे होगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव आइन आ रहा होगा, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा होगा, यानी कि -70 से -60, -60 से -50, इस तरीके से जा रहा होगा। अब होगा क्या कि -70 से ये पोटेंशियल पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, और पॉजिटिविटी की तरफ जाते जाते अगर ये पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट तक पहुंचा, क्या बोला? अगर ये पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट तक पहुंचा, ये वो पोटेंशियल है जिसमें बहुत तेजी से बहुत सारे, क्या बोल रहा हूं, बहुत तेजी से बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुलेंगे, अचानक से बहुत सारे खुल जाएंगे, और बहुत ज्यादा तादाद के अंदर सोडियम अंदर आएगा। जब बहुत ज्यादा तादाद के अंदर सोडियम अंदर आएगा, तो मेम्ब्रेन अब और पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। अब ये -55 से -40, -40 से -30, -30 से 0 की तरफ, एंड 0 से लेकर ये कहां तक पहुंच जाएगी? +50 तक। अब सवाल ये होता है कि सर ये -55 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो पोटेंशियल है जिसके ऊपर बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुल रहे हैं। अगर अगर नर्व इंपल्स इतना हल्का था कि वो -55 तक नहीं पहुंच पाया, तो ये सारे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है, ये नहीं खुलेंगे, और ये नर्व इंपल्स यहीं खत्म हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल को आप कह रहे हो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, क्योंकि अगर ये क्रॉस हो गया तो नर्व इंपल्स आगे चला जाएगा, और अगर ये क्रॉस नहीं हुआ तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो इससे जो नीचे का पोटेंशियल होता है, दैट इज द -60 या -65, ये वाला जो पोटेंशियल है, दिस इज कॉल्ड द सब थ्रेशोल्ड। इसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर यहां पे लिखा है सोडियम इनफ्लक्स, इसका मतलब क्या? सोडियम अंदर आ रहा है। अब जब सोडियम अंदर आएगा, तो अंदर पॉजिटिव आइन ज्यादा हो जाएंगे, और बाहर नेगेटिव आइन ज्यादा हो जाएंगे कंपैरेटिवली। हाँ के ना? पहले मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन पे कैसी थी? बाहर पॉजिटिव आइन थे, अंदर नेगेटिव आइन थे। अब यहां पे अब यहां पे जो पोल्स हैं वो रिवर्स हो गए। तो इसे आप क्या कहोगे? इस स्टेट को आप क्या कहोगे? इस स्टेट को आप क्या कहोगे? इस स्टेट को आप कहोगे डीपोलराइज्ड स्टेट। दिस इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन। पोल्स को उल्टा कर दिया, डीपोलराइजेशन। अब जैसे ही पोटेंशियल +50 पे पहुंचेगा, +50 पे पोटेंशियल पहुंचने के बाद जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है वो बंद हो जाएंगे। क्या बंद हो जाएंगे? वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल बंद हो जाएंगे। अब जब वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल बंद हो जाएंगे, तो +50 पे दूसरे चैनल्स खुलेंगे, जिन चैनल्स का नाम है वोल्टेज गेटेड पोटासियम आयन चैनल्स। क्या नाम है? वोल्टेज गेटेड पोटासियम आयन चैनल। और अब ये बड़ा अमेजिंग काम करेंगे। अब ये वोल्टेज गेटेड पोटासियम आयन चैनल, क्योंकि पोटासियम अंदर ज्यादा है, तो अब ये बहुत ज्यादा तादाद के अंदर पोटासियम को अंदर से निकाल के बाहर फेंकेंगे। सर पोटासियम को अंदर से निकाल के बाहर क्यों फेंकना है? क्योंकि मेम्ब्रेन ये चाहती है कि वापस वो अपनी पोलराइज स्टेट के अंदर आ जाए। तो अब मेम्ब्रेन अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई थी, तो अगर मेम्ब्रेन अपने पॉजिटिव चार्ज को निकाल के बाहर फेंकेगी, तो दोबारा क्या हो जाएगा? अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो होगा ये कि ये वोल्टेज गेटेड पोटासियम आयन चैनल खुलेंगे, और पोटासियम निकल के बहुत ज्यादा तादाद के अंदर बाहर जाएगा, जिसकी वजह से अब पोटेंशियल नेगेटिविटी की तरफ आएगा, और +50 से +40, +30, +20, +10 और 0, देन फिर माइनस में जाना शुरू होगा। अल्टीमेटली ये पहुंच जाएगा -70 मिली वोल्ट तक। ये वही पोटेंशियल था जो रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर था। इसमें आप क्या कर रहे हो? पोलराइज स्टेट को वापस लेकर आ रहे हो। इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। और ये रीपोलराइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि पोटासियम बाहर जा रहा है। इसे कहते हैं पोटासियम ई फ्लक्स। ई फ्लक्स का मतलब है बाहर जाना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब होगा ये कि -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट
पे जब पोटेंशियल पहुंचेगा तो उस वक्त पोटासियम वोल्टेज गेटेड पोटासियम आयन चैनल बंद होने लगेंगे। क्या बोला? वोल्टेज गेटेड पोटासियम आयन चैनल बंद होना शुरू करेंगे -70 पे। लेकिन वो कंप्लीटली बंद नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं। अब क्यों लगाते हैं इसकी फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है, बट आपने याद रखना है थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। और -70 से होगा ये क्योंकि वो बंद होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। अब वोल्टेज कितना हो जाएगा? -70 से और नेगेटिव हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा -90 पे। दिस इज कॉल्ड द हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड द हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। क्यों है? डिस्कशन हो गई, सही। अब आ जाओ आखिरी चीज के ऊपर। अब मेरा सवाल है, अंदर नेगेटिव चार्ज तो आ गया, बट अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों आया है? अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे आया है? अंदर नेगेटिव चार्ज ऐसे आया है, याद करो डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था? सोडियम अंदर आया था। और रिपोलराइजेशन में क्या हुआ था? पोटेशियम बाहर गया था। टेक्निकली होना ये चाहिए था, हम पढ़ते आए हैं कि पोटेशियम अंदर ज्यादा है, सोडियम बाहर ज्यादा है। लेकिन यहां पे सोडियम अंदर आया और पोटेशियम बाहर गया। पोल्स तो, मेरी बात गौर से सुनना, पोल्स तो दोबारा वापस आ गए, यानी कि अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो गई, बाहर पॉजिटिविटी डेवलप हो गई। लेकिन जो आइंस की कंसेंट्रेशन थी, यानी कि सोडियम आइन बाहर ज्यादा था अंदर कम था, और पोटेशियम आइन अंदर ज्यादा था बाहर कम था, क्या ये चीज बैलेंस रही? बोलो, टेक्निकली सोचो, थोड़ा सा सोचो, क्या ये चीज हुई? नहीं हुई। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करनी है, और अब आपने बेसिकली इस अब आपने क्या करना है? अब आपने इस केमिकल कॉम्पोजिशन को वापस रिवर्स करना है। तो इसके लिए क्या काम करता है? इसके लिए काम करता है आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप। और ये सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि अंदर पोटेशियम आइन बाहर की बनिस्बत पहले की बनिस्बत अंदर ज्यादा हो गए, यानी कि सेल के अंदर पहले सोडियम आइन कम थे, अब पहले से ज्यादा हो गए। बाहर से ज्यादा नहीं, पहले से ज्यादा हो गए। तो अब ये 3 सोडियम को निकाल के बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। ऐसे अंदर पोटेशियम की कंसेंट्रेशन वापस नॉर्मल होगी और सोडियम की बाहर वापस नॉर्मल हो जाएगी। इसे आप कहते हो रिस्टोरेशन ऑफ द आइंस। ठीक है, ये पूरी कहानी इससे आसान अगर कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ मैं ही। आई कैन गारंटी। अब सब चीजों को रिवाइज करते हैं, सब चीजों को रिवाइज करते हैं। एक बार सब चीजों को रिवाइज करो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बेसिकली आपकी मेम्ब्रेन का इनर पोटेंशियल -70 था। क्यों था? 3 रीजंस की वजह से। पोटेशियम लीकी चैनल ज्यादा है, सोडियम पोटेशियम पंप है, और तीसरा नेगेटिव आइंस अंदर ज्यादा है। यही 3 रीजन से, मैं रिपीट कर रहा हूं चीजों को, यही 3 रीजन से ऐसा ही था। फिर क्या हुआ? फिर हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा कि नर्व इंपल्स आया, और नर्व इंपल्स के आने की वजह से सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुले। और क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुले तो सोडियम बाहर से अंदर आया, इसे कहा सोडियम इनफ्लक्स। और क्योंकि सोडियम बाहर से अंदर आया तो अंदर पॉजिटिव आइंस की तादाद बढ़ गई पहले के मुकाबले में, और बाहर नेगेटिव आइंस की तादाद, नेगेटिविटी डेवलप हो गई, नेगेटिव आइंस नहीं कहो, नेगेटिविटी डेवलप हो गई पहले के मुकाबले। इस स्टेट को क्या कह रहे हो? डीपोलराइजेशन कह रहे हो। ये पोटेंशियल पहुंचा +50 तक, और +50 वो पोटेंशियल है जिसपे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आइन चैनल्स खुले। और जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आइन चैनल खुले तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आइन चैनल के खुलने की वजह से अब पोटेशियम अंदर से निकल के बाहर जाना शुरू हुआ। तो जब पॉजिटिव आइन अंदर से निकल के बाहर जाना शुरू हुआ तो अल्टीमेटली अंदर दोबारा नेगेटिविटी डेवलप होने लगी और मेम्ब्रेन दोबारा पोलराइज स्टेट पे आने लगी। बट वो कंप्लीटली नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि -70 से -90 के दरमियान जो है वो पोटेशियम चैनल्स बंद होने की कोशिश करते हैं, बट वो कंप्लीटली बंद नहीं हो पाते और -70 पे आके कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। इस स्टेट को कहते हो हाइपर पोलराइजेशन।
एंड अल्टीमेटली फिर आपकी जो आयनिक कंसंट्रेशन है इसको बैलेंस करने के लिए कौन आता है, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कौन आ जाता है, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप आ जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई हुई हैं, तो कोई मसला नहीं है, इसको आप जस्ट एक दफा रीड करोगे ना, आपके ये अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा ना, तो ये वीडियो दो दफा घोल के पी जाए। आई कैन गारंटी यू पीपल के दो दफा ये वीडियो घोल के पी जाए और ये बहुत आराम से क्लियर हो जाए। क्लियर है? इससे आसान, इससे आसान आई डोंट थिंक सो कि आज तक किसी ने पढ़ा है। ऐसा है या नहीं? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो। ठीक है भाई। चलो, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड की। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, बस इसकी डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जब एक नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से गुजर रहा है और उस वक्त कोई दूसरा नर्व इंपल्स जनरेट नहीं किया जा सकता। फिर सुनना, रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है जिसपे अगर कोई दूसरा नर्व इंपल्स आएगा तो न्यूरॉन उसे ट्रांसमिट नहीं करेगा। और ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है कि जब जितना भी बड़ा जितना भी बड़ा नर्व इंपल्स आ गया ये उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा। जबकि रिलेटिव वो होता है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमारे पास नर्व इंपल्स आया तो ये उसको ट्रांसमिट कर सकता है। बस इतना याद करना है एंड यू आर गुड टू। सही है। अब अगर आप नोट करो तो ये सारी चीजें मैंने आपको बढ़ा दी। पहले मेम्ब्रेन का, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। फिर हमारे पास मेम्ब्रेन का इतना हिस्सा डीपोलराइज हुआ, फिर ये मेम्ब्रेन ये वाला हिस्सा रिपोलराइज हुआ, ये वाला हिस्सा डीपोलराइज होना शुरू हो गया। देन ये वाला नॉर्मली स्टेट के ऊपर है। ये जो चीज है वो आगे चलती रहेगी, ये सब आप पढ़ चुके हैं। सही। अच्छा, अब आ जाओ ये चार्ट के ऊपर। ये चार्ट भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। -70 से अगर पोटेंशियल -55 तक नहीं पहुंचा तो दिस इज द सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। लेकिन अगर -55 तक पहुंच गया तो बहुत तेजी से डिपोलराइजेशन होगी, बहुत तेजी से रिपोलराइजेशन होगी, फिर हाइपरपोलराइजेशन होगी और तमाम पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हाँ, अब हमारे पास आता है दो तरह का नर्व इम्पल्स, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है सॉल्टेटरी। कंटिन्यूअस आपको मिलता है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर और सॉल्टेटरी आपको मिलता है माइलिनेटेड के अंदर। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स को ना, तार आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि अगर एक तार के अंदर आप रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हो तो उसके दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते होते हैं। अगर एक तार के अंदर आप रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हो तो उसके दो रास्ते होते हैं। क्या रास्ते होते हैं? पहला रास्ता कि तार की लेंथ को कम कर दो। हाँ के ना? तार की लेंथ को कम कर दो। दूसरा रास्ता, डायामीटर को बढ़ा दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दो। यही दो रास्ते होते हैं ना। इतनी तो फिजिक्स मुझे भी आती है, ठीक है। ऑल दो अच्छी आती है। right? बिल्कुल इसी तरीके से अगर नर्व इंपल्स की वेलोसिटी को बढ़ाना है तो अगर एक्सॉन का डायमीटर ज्यादा होगा तो उतनी तेजी से नर्व इंपल्स जाएगा, या अगर एक्सॉन की लेंथ होगी कम होगी तब भी ऐसे ही होगा। सही है। बहरहाल ये सारी चीजें भी हमने पढ़ रखी हैं। क्वेश्चन है ये आपने खुद करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप खुद कर सकते हो, मसला नहीं है। सही, साइनैप्स का टॉपिक है, इंक्लूडेड नहीं है, बट इसको रीड जरूर करना है। आई हैव टोल्ड यू पीपल कि इसको आपने एक दफा पढ़ना जरूर है। सही है। चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हम ब्रेन डिस्कस करेंगे। और ब्रेन के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है, देखो। ब्रेन के अंदर हमने
पहले तो हमें ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए। नर्वस सिस्टम के अंदर वो नर्वस सिस्टम जो आपको सेंट्रल एक्सेस पे मिलता है, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास उसके दो कंपोनेंट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमने ब्रेन पढ़ना है। अब देखो, ब्रेन जो है ना वो एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन का मतलब ये कि विदाउट ब्रेन देयर इज नो लाइफ। ब्रेन के बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। सर हम कैसे जी रहे हैं भारत। वापस आते हैं। अब होता क्या है कि ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए ना तीन चीजें होती है, बोन, मेम्ब्रेन, फ्लूइड। बोन क्या है, ये क्या है, दिस इज योर हेड, क्रेनियम। तो ये जो पूरा हिस्सा है, दिस इज द क्रेनियम। इस क्रेनियम को आप ब्रेन बॉक्स भी कहते हो। फिर ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिन मेम्ब्रेन्स को आप क्या कहते हो, मेनिंजीज कहते हो। ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसे कहते हो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, ठीक है। क्या कहते हो, सीएसएफ कहते हो। बहरहाल वापस आते हैं, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा है सबसे पहले स्किन, देन ये आपको स्कल की बोन नजर आ रही है, देन दीज आर द थ्री लेयर्स ऑफ द मेनिंजीज, ठीक है, जो आपकी कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर, जिन्हें आप मेनिंजीज कहते हो। अब होता क्या है, अब होता क्या है, इसको याद रखने का तरीका है डैप, ठीक है। सुनना गौर से, इस मेनिंजीज को याद करने का तरीका है डैप। बाहर से अंदर याद करो, डैप। सबसे बाहर जो मेनिंजी होती है ना उसे कहते हैं ड्यूरा मैटर, फिर होती है एराकनॉइड मैटर, फिर होती है पाया मैटर। ड्यूरा, एराकनॉइड, पाया, सही है। अब ड्यूरा और एराकनॉइड के बीच में जो जगह होती है उसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। एराकनॉइड और पाया के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज सब एराकनॉइड स्पेस। और पाया के नीचे जो स्पेस होती है दैट इज द सब पायल स्पेस, ठीक है। पर ये हम इस्तेमाल नहीं करते। हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना वो है सब ड्यूरल और सब एराकनॉइड स्पेस। इस सब एराकनॉइड स्पेस के अंदर आपके पास क्या मौजूद होता है, सीएसएफ मौजूद होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास ब्रेन की डेवलपमेंट पे। तो सबसे पहले तो आपको ब्रेन की डेवलपमेंट समझनी होगी। ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे होती है, आपने किसी जमाने में पढ़ा होगा, एक नर्व कॉर्ड होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड नहीं, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड होती है। अब ये जो नर्व कॉर्ड है ना, ये नर्व कॉर्ड, इस नर्व कॉर्ड के अंदर ये जो आगे की साइड है ना, इस पे तीन स्वेलिंग्स बनती हैं। एक ये स्वेलिंग है, एक ये स्वेलिंग है, एक ये स्वेलिंग है। ये जो तीन स्वेलिंग्स बनती है, इसमें सबसे ऊपर वाली कहलाती है प्रोजेंसेफेलॉन, देन मीजेंसेफेलॉन, देन रोम्बेनसेफेलॉन। तो तीन स्वेलिंग्स बनी, प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, तीन स्वेलिंग्स बन गई। अब होता क्या है कि प्रोजेंसेफेलॉन से बनता है आपका फोर ब्रेन, देन मीजेंसेफेलॉन से बनता है आपका मिड ब्रेन, एंड रोम्बेनसेफेलॉन से बनता है आपका हाइंड ब्रेन। बट होता क्या है, ये प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर भी दो स्वेलिंग्स आगे बनती हैं, और रोम्बेनसेफेलॉन के अंदर भी दो स्वेलिंग्स बनती है, और मीजेंसेफेलॉन के अंदर एक ही रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, टीलेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर ये जो दो स्वेलिंग्स बनती हैं, ऊपर वाली कहलाती है टीलेंसेफेलॉन, जो कि सेरेब्रम बनाता है, ठीक है। और डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन के अंदर सारा आपका लिम्बिक सिस्टम आ जाएगा। बीजेंसेफेलॉन की एक ही स्वेलिंग होती है, जबकि रोम्बेनसेफेलॉन की दो स्वेलिंग्स फर्दर होती हैं। ऊपर वाली को आप कहते हो मेटेनसेफेलॉन, नीचे वाली को आप कहते हो माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन से बनता है पॉन सेरिबेलम, जबकि माइलेनसेफेलॉन से बनता है मेड्यूला, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, मैंने इसको जल्दी से ओवरव्यू कर दिया क्योंकि ये आपकी बुक के अंदर दो चार अल्फाजों में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा है। अब फोर ब्रेन के अंदर दो चीजें आती हैं, ये जितना हिस्सा है ना, दिस इज द फोर ब्रेन, ठीक है। देन दिस इज द मिड ब्रेन, देन दिस इज द हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले आपको ये बड़ा सा एरिया नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर यहाँ पे आपको डीप डाउन को जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड द डायनसेफेलॉन वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब सेरेब्रम की जब मैं बात करता हूं, तो सेरेब्रम किससे बना है, टीलेंसेफेलॉन से, डायनसेफेलॉन से, सारे लिम्बिक सिस्टम वाले पार्ट्स बने, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा है कट सेक्शन। अगर आप इस कट सेक्शन को देखो तो आपको नजर आएगा, जब आप सेरेब्रम को यूं कट करोगे, मतलब इस तरीके से कट करोगे, तो आपको नजर आएगा सेरेब्रम में बाहर की साइड पे ना इस तरीके से ग्रेइश मैटर होता है, जिसे आप कहते हो ग्रे मैटर। सो दिस इज द ग्रे मैटर, ये क्या है, ग्रे मैटर। और अंदर ये जो व्हाइटिश मौजूद है, दिस इज द व्हाइट मैटर। तो बाहर ग्रेइश मैटर, अंदर व्हाइट मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा था, सही है। फिर आप देखो, ये जो ग्रे मैटर है ना और व्हाइट मैटर है,
ये मिल के क्या बना रहा है, सेरेब्रम बना रहा है, ठीक है। अब ग्रे मैटर को कुछ किताबें जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहती है, कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा होता है, तो सम बुक्स रेफर इट एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अंदर वाला सेरेब्रल मेड्यूला कह लो, या वैसे टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती। बार सेरेब्रम को जब आप देखोगे तो सेरेब्रम सेरेब्रम जो है ना, सेरेब्रम के दो लोब्स होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। याद रखना, लेफ्ट साइड वाला बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट साइड वाला बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, उल्टा होता है। हमारा दिमाग उल्टा काम करता है, टेक्निकली ऐसा ही होता है। बहरहाल इन दोनों, अगर आप देखोगे दीज आर द हेमीस्फीयर, इन्हें आप कहते हो सेरेब्रल हेमीस्फीयर, सही, दे आर द सेरेब्रल हेमीस्फीयर। अब ये जो सेरेब्रल हेमीस्फीयर है ना, ये सेरेब्रल हेमीस्फीयर दो हेमीस्फीयर, सही, दीज आर द टू हेमीस्फीयर्स, ये मिलके जो है वो एक बड़ा सा क्या बना रहे हैं, सेरिब्रम बना रहे हैं। इन दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कॉर्पस लूटियम, नहीं कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम होता है, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक। उसके अलावा अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लोब्स मिलते हैं ब्रेन के। कौन से लोब्स होते हैं, ये जो फ्रंट साइड पे, दिस इज द फ्रंटल लोब, देन दीज आर द parietal लोब्स, देन occipital लोब, देन टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये लोब्स हो गए। अब इन लोब्स के अंदर भी ना तीन बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया। सेंसरी एरिया वो होता है, गौर से सुनना, सेंसरी एरिया, नाम क्या बोल रहे हैं, सेंसरी एरिया। सेरेब्रम के अंदर सेंसरी एरिया वो होता है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। एसोसिएशन एरिया वो होता है जहां पे उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रीट किया जाता है, क्या फैसला लेना है। एंड देन लास्ट में हमारे पास जो मोटर एरिया होता है वो मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्स को शो करता है। ये क्लियर होना चाहिए। सेरेब्रम का काम क्या है, जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेरेब्रम। मैंने तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, कुछ किताबों के अंदर इतनी डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेरेब्रम, इट इज द इंटेलिजेंस सीट ऑफ द बॉडी। यानी कि तुम लोग कहते हो ना कि सर जीनियस है, तो सर जीनियस कैसे है, सर का सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, सही है। तो सेरेब्रम जो है ना वो आपकी इंटेलिजेंस को बेसिकली कह रहा होता है कि इंसानों के अंदर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत डेवलप होता है बाकी जानवरों के मुकाबले में, इसीलिए इंसान जो है वो ज्यादा अक्लमंद होते हैं। बहरहाल वापस आते हैं, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात हो गई, ये छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, सही है। अब आओ डायनसेफेलॉन के ऊपर, सही है। तो डायनसेफेलॉन की जब मैं बात करता हूँ तो डायनसेफेलॉन के अंदर क्या क्या आ जाता है, दो चीजें आती हैं, एक आता है थैलेमस और एक आता है लिम्बिक सिस्टम। सर ये थैलेमस क्या होता है और ये लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, डिस्कस करते हैं, सही है, अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं थैलेमस की। तो थैलेमस जो है ना, आपकी बॉडी से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है पहले वो थैलेमस में जाती है, और फिर थैलेमस ये डिसाइड करता है कि उसको ब्रेन के किस हिस्से में भेजना है, नॉट खींचना है, सही है। तो थैलेमस को कुछ किताबें कहती हैं दे आर द रिलेइंग सेंटर। रिले का मतलब होता है उनको, वो ये डिसाइड करते हैं कि कहां भेजना है, रिले सेंटर। फिर आपको मिलता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है पता है किसी को, लिम्बिक सिस्टम के अंदर वैसे आ क्या जाता है, ये देखो, लिम्बिक सिस्टम के अंदर सिंगुलेट गायरस आता है, ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, बेसल गैंग्लिया आता है, ये भी आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ। थैलेमस कुछ किताबें कहती हैं कि आ जाता है, हाइपोथैलेमस आता है, अमिगडाला आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस का काम आपकी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिप्पोकैम्पस आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अब्बा फोन पे बात कर रहे हैं और आपके अब्बा कहते हैं बेटा पेन कॉपी लेकर आओ, उनको नंबर लिखना है। अब आप पेन कॉपी ढूंढ रहे हो, आपको पेन कॉपी नहीं मिलता, आप कहते हो अब्बा बोले मैं याद कर लूंगा, अब्बा बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, एग्जाम्पल दे रहे हो। आप उसको रिपीट करते हो 1 2 3 4 5 6, आपने 2 3 दफा रिपीट किया, आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे अगले दिन पूछूं कि आपके अब्बा ने आपको क्या नंबर याद करवाया था, तो क्या आपको याद होगा, सवाल है, क्या आपको याद होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये थी शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक और मेमोरी होती है जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट मेमोरी, बट वो देखो ये फिर फिजियोलॉजी में चला जाऊंगा मैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए याद करना चाहते हो तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। यही आपकी पढ़ाई में भी होता है, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी को, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ जाते हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी पे जाते ही नहीं हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम हिप्पोकैम्पस का है। कैसे करता है वो, आपकी
ब्रेन के अंदर कनेक्शंस बनाता है। वो कनेक्शंस कैसे बनते हैं? वो कनेक्शंस बनते हैं जब आप रिपीटेशन करते हो, इसे कहते हैं न्यूरोनल प्लास्टिसिटी। अब ये फिर मैं अलग एक पूरी दुनिया में निकल जाऊंगा न्यूरोलॉजी की, वो अभी आपकी लेवल पे नहीं है, तो फिलहाल आप उसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। क्लियर? अब आ जाओ आगे। अब हम बात करते हैं, हमने बात की किसकी? हिपोकैम्पस की, ठीक है। हिपोकैम्पस क्लियर हो गया? हिपोकैम्पस क्लियर है? बोलो, हिपोकैम्पस क्लियर है ना? ओके। फिर हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ना बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में दो काम करता है, एक नर्वस सिस्टम वाला काम और एक हार्मोन वाला काम। तो हाइपोथैलेमस इज अ न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन। इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन। इसका काम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में जितनी भी साइकिल्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, ये डिफरेंट ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अमिगडाला का काम क्या है? भाई हाइपोथैलेमस का काम क्या है? बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करना, थर्मोस्टेट कहते हैं, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हंगर, टेम्परेचर, इन सारी चीजों को कंट्रोल करना इज द फंक्शन ऑफ दिस हाइपोथैलेमस, ठीक है। इतना क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? बोलो भाई, जल्दी बोलो। अब हम आएंगे अमिगडाला के ऊपर। अमिगडाला इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ बिहेवियर। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे आपका रिजल्ट बुरा आता है, आपका एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा कि आप रोने लगोगे। तो अमिगडाला का काम ये होता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, रेज हो गया, फेयर हो गया, सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, ऑर्गेजम हो गया, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा होता है? अमिगडाला कंट्रोल कर रहा होता है, सही है। तो ये हो गया हमारे पास। लिम्बिक सिस्टम पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मिड ब्रेन के अंदर आपने क्या याद रखना है? मिड ब्रेन के अंदर आपकी किताब ये कहती है कि यहाँ पे ना रेटिकुलर फॉर्मेशन मिलती है, और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन आपकी बॉडी में, आपको जो वेकफुलनेस है ना, ये जो आप जाग रहे हो, ये इसका काम है, ठीक है। बट इस पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। हाइंड ब्रेन पे आते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर तीन चीजें आती हैं, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला। सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला। अब सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम का काम जो है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर पोस्चर मेंटेन करना है। अब फॉर एग्जांपल, जब मैं चलता हूं तो मेरे बैक के मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, पोस्चर मेंटेन करना, बैलेंस रखना मेरी बॉडी में, और कोऑर्डिनेशन करवाना मसल्स के दौरान, मसल्स के दरमियान। ये सेरिबेलम का काम है। पॉन्स का क्या काम है? पॉन्स जो है ना, वो बेसिकली, अगर आप, मैं आपको यहां दिखाऊं पॉन्स, दिस इज द पॉन्स। पॉन्स आपकी बॉडी में रेट ऑफ ब्रीदिंग, कैसी ब्रीदिंग आप कर रहे हो, सही है, रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि किस तरह की ब्रीदिंग होगी, उसको कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स, ठीक है। और मेड्यूला बहुत सारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट, ये वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। अब एक चीज होती है जिसे कहते हैं ब्रेन, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होती है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला को मिला के आप ब्रेन स्टेम कहते हैं, बस, ठीक है। तो दिस इज द ब्रेन स्टेम। बाकी हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब रहा वेंट्रिकल्स का सवाल। तो आपके दिमाग में कुछ खाली जगहें होती हैं। अगर कोई आपसे कहे ना कि आपका दिमाग खाली है, तो आपका बिल्कुल खाली है। अगर तुम्हारा दिमाग भरा हुआ है ना, तो मसला है। तो वेंट्रिकल्स आर द एरियाज ऑफ द ब्रेन विच आर एम्प्टी। वहां पे फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं सीएसएफ। कितने वेंट्रिकल होते हैं? चार। दो होते हैं जिन्हें आप कहते हो लेटरल वेंट्रिकल, दो होते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, दो वेंट्रिकल हो गए। यहाँ पे होता है एक थर्ड वेंट्रिकल एंड देन फोर्थ वेंट्रिकल। सही है, तो चार वेंट्रिकल हो गए, इनमें सीएसएफ होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमने डिस्कस नहीं करनी, रीड जरूर करना है आपने, बट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ रिसेप्टर्स के ऊपर। दिस इज द लास्ट पार्ट एंड वी विल फिनिश आवर क्लास टुडे। जिस रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स जो है ना, वो बेसिकली, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? देयर आर फाइव सेंसेस। स्मेल, तो सबसे पहले स्मेल रिसेप्टर होगा। स्मेल रिसेप्टर इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो आपकी नाक में ना कुछ नर्व्स होती हैं, दे आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ये ऑल्फैक्टरी नर्व डिफरेंट केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं और मैसेज लेकर जाती हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास। ये जो आपका, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, जस्ट यहाँ पे एक हिस्सा होता है ब्रेन के अंदर जिसे आप कहते हो ऑल्फैक्टरी बल्ब।
फिर ये मैसेज जो है ना वो आगे लेके जाया जाता है। ठीक है, ये दिस इज अ सिंपल थिंग। अब आ जाओ टेस्ट रिसेप्टर के ऊपर, जबान पे होंगे। तो हमने पढ़ा है कि जबान के ऊपर ना पैपिला टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इन टेस्ट बर्ड्स में 5 प्राइमरी टेस्ट जो है वो उनको डिटेक्ट किया जाता है। कौन कौन से 5 प्राइमरी टेस्ट? सॉर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट, स्वीट टेस्ट, बिटर टेस्ट, ये सबको तो पता है। यूमैमी टेस्ट क्या होता है? जो गोश्त का टेस्ट होता है ना, वो यूमैमी टेस्ट होता है। यूमैमी टेस्ट आता है ड्यू टू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये आपकी जबान के डिफरेंट एरियाज मिल जाएंगे जहाँ पे ये सब डिटेक्ट किया जा रहा होता है। अब आ जाते हैं हम लास्ट में, दिस इज द सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन। स्किन में मेजरली 3 तरह के रिसेप्टर्स होंगे। एक वो रिसेप्टर्स होंगे जो पेन डिटेक्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड द नॉइसी रिसेप्टर। एक वो रिसेप्टर होंगे जो टच डिटेक्ट करेंगे, उनमें हमारे पास ये वाले आ जाते हैं, मार्कल डिस्क आ जाती है, और भी कई सारे आ जाते हैं, नाम बस जरूरी है। फिर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी फिंगर्स को प्रेस करता हूं तो ये प्रेशर कौन डिटेक्ट करता है? ये पेसिनियन कार्पसल डिटेक्ट करता है। मीजनर कार्पसल भी आपका टच डिटेक्ट करता है। तो जो स्किन में ऊपर ऊपर है ना, यहाँ पे मौजूद है, ये क्या डिटेक्ट करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं आपके टच को। और जो नीचे की तरफ है ये प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको फ्री नर्व एंडिंग मिलेंगी। ये फ्री नर्व एंडिंग बेसिकली पेन को डिटेक्ट कर रही होती है। एंड दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पे हम चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। बस एक आखिरी चीज बची है, बस 1 से 2 मिनट। एक होता है फेजिक रिसेप्टर और एक होता है टोनिक रिसेप्टर। फेजिक और टोनिक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी रूम में आओ और उस रूम में किसी ने वो किया हो, एयर फ्रेशनर किया। तो जब उस रूम में आप आओगे, उस रूम में जिसमें एयर फ्रेशनर हुआ हुआ है, उस रूम में आपको जैसे आप घुसोगे आपको खुशबू आना शुरू होगी। लेकिन अगर आप 10 मिनट वहां बैठ जाओ तो खुशबू आना आपको बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो रिसेप्टर है ना वो अडेप्ट कर गया। वो कह रहा है यार बार बार सिग्नल आ रहा है, क्यों मैं भेजूं? वो अडेप्ट कर गया। ऐसा रिसेप्टर जो बहुत जल्दी से अडेप्ट कर जाता है, सिग्नल भेजना बंद कर देता है, ऐसे रिसेप्टर को कहते हो फेजिक रिसेप्टर। लेकिन अगर मैं आपका हाथ किसी गर्म पतीली पे लगा दूं तो बहुत देर बाद ऐसा होगा कि आपको सिग्नल डिटेक्ट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो देर से अडेप्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड द टोनिक रिसेप्टर। तो फेजिक रिसेप्टर और टोनिक रिसेप्टर के बारे में इतना क्लियर होना चाहिए। यहां पे आके हमारा आज का चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम टू टेक क्वेश्चंस।